राउट 53 का लैब नंबर 1 हम स्टार्ट करते हैं, हाउ टू सेटअप कस्टम इंटरनल डीएनएस। ठीक है, देखो AWS अभी तक मैं अगर आपसे बात करता हूं, दो तरीके के डोमेन जब भी एक सर्वर हम बनाते हैं तो उसके साथ हमें मिलते हैं। एक प्राइवेट डोमेन, प्राइवेट डीएनएस नेम मिलता है, और एक आपका क्या होता है, पब्लिक, है ना। तो AWS का जो प्राइवेट डोमेन है दैट इज compute डॉट इंटरनल। मतलब AWS आपसे बोलता है कि विद इन द बीपीसी आपको अगर क्वेरीज रिजॉल्व करने हैं तो इसका जो इंटरनल डीएनएस जो है, प्राइवेट डोमेन जो है वो है compute डॉट इंटरनल। ऑलरेडी मैं आपके हर एक सर्वर के साथ विद इन द बीपीसी डीएनएस अपना रेडी टू यूज डीएनएस आपको ऑलरेडी इंटीग्रेट करके दे रहा हूं। अगर आपको लगता है कि मेरे को compute डॉट इंटरनल से काम हो जाएगा तो आपको कस्टम डीएनएस सेटअप करने की फिर जरूरत नहीं है। सेम उन्होंने बोला हुआ है किसके लिए, उनका पब्लिक डोमेन भी है किस नाम से, amazonaws.com। ठीक है, दोनों डीएनएस क्या है, AWS के कंट्रोल में है, आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सर्वर जब आप बनाओगे तो आपको प्राइवेट डीएनएस भी मिलेगा उसका और पब्लिक। लेकिन आपने बोला कि अभी तक होता क्या है, मैं अपने वेबसाइट को इंटरनेट से ओपन करता हूं तो मेरे पास तरीका है या तो उनका जो मेरे को पब्लिक होस्ट नेम मिला है उसको यूज कर लूं, पब्लिक डीएनएस नेम जो है, या फिर पब्लिक आईपी से मैं एक्सेस कर लूं। लेकिन मैं चाहता क्या हूं कि मेरे इंटरनल डोमेन में, लेट सपोज मैं चाहता हूं कि मेरा इंटरनल एग्जाम्पल डॉट कॉम होना चाहिए। मैं अपने इंटरनल एप्लीकेशंस को या सर्वर्स के ट्रैफिक को एग्जाम्पल डॉट कॉम पे लुकअप करना चाहता हूँ, क्वेरीज को रिजॉल्व करना चाहता हूँ। मेरे को compute डॉट इंटरनल यूज नहीं करना है। नेक्स्ट लैब में मैं ये भी बताऊंगा कि पब्लिक डोमेन को आप कैसे रजिस्टर, पहले हमें परचेज करना होता है डोमेन, देन वी रजिस्टर द डोमेन राउट 53 की कॉन्फ़िगरेशन में, एंड देन हम फिर उसको रिकॉर्ड में डिक्लेयर करते हैं। इस लैब में पहले हम देख लेते हैं कि इंटरनल डीएनएस हम सेटअप कैसे करते हैं कस्टम, एंड विल स्टार्ट द पब्लिक डोमेन फिर। ठीक है, तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, जल्दी से दो सर्वर्स हम लोग बना लेते हैं और फिर समझते हैं कि आगे डीएनएस का क्या क्या काम हम उसमें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सर्वर मैंने यहाँ पे अभी क्रिएट करे हैं। सर हम इसमें कीपीयर चेंज कर सकते हैं क्या? माना ही किसी पुराने एम्प्लॉय ने वो बनाया हो, उसके पास हो, तो ऐसा कीपीयर हम चेंज कर सकते हैं क्या? सेम सर्वर में की पेयर अपडेट करने का तरीका है कि आपको उसका इमेज बना के, AMI बना के नया की इंपोर्ट करना पड़ेगा, या ऑन द फ्लाई आपको करना है तो एक तरीका ये है कि आप उसका पब्लिक की जो है वो ऑथराइज अंडरस्कोर कीज में आप एंटर कर दो, फिर आप प्राइवेट से भी लॉगिन करने लग जाओगे। ये है। नहीं, जैसे कि अभी मेरा जो मतलब एप्लीकेशन सर्वर है, वो हम्म। वेंडर ने डिजाइन किया था। हम्म। ठीक है, अभी मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि उसको मैं केवल सिंगल राइट्स उसके सर्वर का दे दूं, क्योंकि वहां पे मेरे मल्टीपल सर्वर है। केवल वो अपना सर्वर देख पाए, और अगर वो कभी फ्यूचर में उसको चेंज नहीं कर पाए, अगर वो उसके एंड पे एक्सेस खत्म हो जाए। तो ये सब तो मैंने बताया था IAM में आपको। IAM का क्लास अटेंड किया था आपने? नहीं सर। फिर क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हो यार।
से देखता हूँ मैं वो क्लास देख के फिर। क्या नाम है आपका? भीम गौतम। अच्छा अच्छा, ठीक है। भीम, आप आईएम का एक बार लेक्चर देखना, ठीक है? श्योर सर, थैंक यू। देखो, पब्लिक आईपी हमारा सर्वर का ये है, तो चार चीजें ही हमें मिलती हैं कनेक्टिविटी के लिए। पब्लिक डीएनएस मिल रहा है, और इसका प्राइवेट डीएनएस आपका ये है विद compute डॉट इंटरनल एंड amazon aws.com, ठीक है? दोनों सर्वर को पहले मैं लॉग इन कर लेता हूं सिंपल, एंड विल स्टार्ट द प्रैक्टिकल। ठीक है, अब देखो अभी तक हो क्या रहा है एग्जैक्टली, मैं आपसे अगर बात करता हूं। अगर आप यहां से बैठ के इस सिस्टम की आईपी को आप पिंग करते हैं, तो आईपी उसका क्या है? 172.31.45.214, ठीक है? इस आईपी को अगर आप पिंग करते हैं तो रिप्लाई आपको आराम से मिल रहा है, ठीक है? एनएस लुकअप करो इस आईपी को। तो आपको क्या बोल रहा है कि ये इसका क्या है? होस्ट नेम आपको मिला है, यानी कि इसको भी अगर आप पिंग करते हैं तो आराम से सब कुछ आपका काम कर रहा है। आईपी टू नेम, नेम टू आईपी, पूरा डीएनएस आपका सेटअप हो रखा है। इसको एनएस लुकअप करते हैं सब कुछ, मतलब एडब्ल्यूएस ने आपको इंटरनल डीएनएस ऑलरेडी आपको सेटअप करके दे रखा है कि भैया ये आपका प्राइवेट आईपी है सर्वर का, जिसको आप लुकअप कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाला जो सर्वर है वो मेरा पिंग होना चाहिए सर्वर 2.example.com के साथ। तो क्या ये पिंग होगा? क्या बोल दिया आपसे? नेम और सर्विस नॉट नोन। तो हम लोग इस चीज का सॉल्यूशन क्या निकालते हैं कि ऐसा करो, अगर आपके लिमिटेड सर्वर आपके पास हैं, 10 या 20 सर्वर आपके पास हैं, तो उनके ईटीसी होस्ट में आप एंट्री कर दो, बस आपका काम हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर हमारे पास 1000 ऑफ सर्वर्स अगर होते हैं, तो हर एक सर्वर का ईटीसी होस्ट फाइल हमें सेम करना पड़ेगा। करते क्या है हम लोग? ईटीसी होस्ट में हम जाते हैं, ठीक है? और सर्वर का, जिस सर्वर को हमें नेम टू आईपी, आईपी टू नेम रिजॉल्व कराना है, यहाँ पे जाके एक एंट्री आप कर दो, और यहाँ लिख दिया आपने कि दिस इज माई सर्वर 2.example.com। यहाँ पे आप चाहे तो डीबी सर्वर लिख दो, कुछ भी आप XYZ जो लिखना चाहते हैं, ठीक है? अब ये जरूरी नहीं होता कि आपके ये वाले नेम ना सही होने चाहिए। कोई भी नेम आप ले सकते हैं जिस नाम से आप क्वेरी को रिजॉल्व कराना चाहते हैं, बट आईपी आपका करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि डीएनएस टोटली डिपेंड्स ऑन आईपी। अगर कॉन्फ़िगरेशन में आईपी सर्वर का गलत है तो आप क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। मैंने क्या किया यहाँ पे? फाइल को सेव एंड क्विट करके मैं बाहर आ गया। कैट ईटीसी होस्ट एक बार करके देख लो आप यहाँ पे, ठीक है? एंट्री मेरा पड़ा हुआ है। अब देखो, आप आराम से चाहे तो इस सर्वर को सर्वर 2.example.com से भी आप पिंग कर पा रहे हैं, और आप चाहे तो पिंग डीबी सर्वर भी आप कर सकते हैं।
मतलब जितने भी ईटीसी होस्ट में आपने एंट्री कर रखे हैं ऑल आर वैलिड। सब कहां पे मैप हो रखे हैं आपके, टुवार्ड्स दिस आईपी। लेकिन एक चीज आप याद रखना, जैसे कि मैंने बोला, आपने क्या किया यहां पे जाके, एक मिनट देना है। देखो मैं आपसे बात क्या कर रहा हूं, अगर आपने इस फाइल में सपोज करो यहां से 4 जो है आपने लिखा है, इस एंट्री को आपने आईपी को मतलब आपने एक गलत एंट्री आपने कर दिया। तो अब आप मेरे को बताओ, अगर मैं यहाँ से पिंग सर्वर 1.example.com अगर लिखता हूं तो आपको मिलेगा कुछ? नहीं मिलेगा। मतलब रेस्पॉन्स रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो टोटली डिपेंड हमारा क्या होता है कि ईटीसी होस्ट में या डीएनएस की कॉन्फ़िगरेशन में जब भी आप कोई एंट्री करो ना, तो आपका आईपी पे बहुत फोकस होना चाहिए, आईपी आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब आराम से आपका वो पिंग 214 था ना? आपने सर्वर 2 लिखा था एक्चुअली ना। हाँ। ठीक है। उस सर्वर 1 से भी नहीं होगा, ऐसा ना समझें कि आप तो सर्वर 1 से पिंग कर रहे थे, वो नहीं होगा पिंग। ठीक है, चलो। तो लेकिन एक चीज थोड़ा सा मैं दूसरे सर्वर पे जाके आपको करके दिखाता हूँ सेम। अगर सपोज करो ये मेरा था सर्वर 214, यहां से बैठ के मैं चाहता हूं कि एक आईपी है मेरा कौन सा, 172.31.32.89। बाय डिफॉल्ट आईपी तो पिंग हो रहा है मेरा, ठीक है। सेम चीज, अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला आईपी मेरा सर्वर 1.example.com के थ्रू पिंग होना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मेरे को? किसी उसमें इसकी एंट्री करनी पड़ेगी। ईटीसी होस्ट में VIM करके सेम सर्वर पे मैं यहाँ गया, और यहाँ पे जाके जो एंट्री मैंने सर्वर 2 पे किया था, सर्वर 1 पे किया था फॉर सर्वर 2, सेम एंट्री मैंने यहाँ पे कर दिया। आईपी लिखा और यहाँ लिख दिया मैंने server1.example.com। तो ये मैं बेसिक चीजें पढ़ा रहा हूँ आपको, राउट 53 नहीं पढ़ा रहा अभी, ठीक है। तो ये यानी कि अभी अगर आप server1.example.com करते हैं तो आराम से आपका क्या होगा, ये पिंग आपका हो रहा है, ठीक है। सपोज करो फिर से मैंने क्या कर दिया, ईटीसी होस्ट को दोनों सर्वर पे एम्प्टी कर दिया, है ना। यहाँ पे भी मैं गया और यहाँ पे जाके /etc होस्ट कैट करो, कोई भी एंट्री यहाँ पे नहीं है आपका। नाउ यू ट्राई टू पिंग अगेन server2.example.com, मतलब 214 मेरा क्या है, सर्वर 2 है, और जिसके लास्ट में 89 है, दैट इज माई सर्वर 1। इसको अगर आप पिंग करते तो क्या बोल रहे हैं आपसे फिर से, नेम और सर्विस नॉट नोन। समझ में आ गया क्यों आ रहा है ये एरर? एंट्री नहीं है सर ना, वो हट गया ना। हाँ, अब मेरा देखो टारगेट ये है कि मैं चाहता क्या हूं, सर्वर जो मेरा 214 है, सर्वर 2 एंड 89, दोनों को मैं नेम टू आईपी, आईपी टू नेम एक्सेस करना चाहता हूं, लेकिन ईटीसी होस्ट में मेरे को कोई एंट्री नहीं करनी है। तो AWS वाले क्या कहते हैं कि आपको अगर इस डोमेन के अगेंस्ट में क्वेरीज आपको रिजॉल्व कराने हैं, तो राउट 53 में आपको कुछ रिकॉर्ड्स आपको डिक्लेयर करने पड़ेंगे, अपना कस्टम डीएनएस आपको सेटअप करना पड़ेगा। तो करना क्या है हमें, जब भी हम राउट 53 में कोई कॉन्फ़िगरेशन करने जाते हैं, तो सबसे पहला चीज हमें अपना डोमेन पता होना चाहिए। डोमेन हमारा क्या हो गया, example.com। दूसरी चीज हमें पता होना चाहिए कि टाइप ऑफ कम्युनिकेशन हम क्या चाहते हैं, विद इन द बीपीसी और ओवर द इंटरनेट। तो example.com हमारा प्राइवेट डोमेन है, तो मैंने आपको बताया था डोमेन को ही हम यहाँ पे क्या बोलते हैं टेक्निकली, होस्टेड जोन। तो होस्टेड जोन का टाइप क्या होगा, प्राइवेट होगा या पब्लिक होगा? हाँ जी, प्राइवेट होगा सर। क्या होगा, प्राइवेट, ठीक है। तो करना क्या है आपको, सबसे पहले सर्विस आप यहाँ पे जाके जो सर्च करोगे तो सर्विस ग्लोबल है, सिंपल टाइप है राउट 53, सर्विस आपको मिला। इसके बाद
इसके डैशबोर्ड पे भी आप देखोगे ना तो वो 4 फीचर्स के नाम ही लिखे हैं यहाँ पे, डीएनएस मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, और इसको ये हम बोलते हैं हेल्थ मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी मॉनिटरिंग को। और दूसरा है आपका, लास्ट है आपका क्या, डोमेन रजिस्ट्रेशन। अगर आपको ये देखना है कि कितने सारे जोन मैंने यहाँ पे बना रखे हैं, तो पहले से एक जोन बना हुआ है, टाइप उसका प्राइवेट है, इतने सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं। आपको अपना डोमेन डिक्लेयर करना है तो क्लिक ऑन क्रिएट होस्टेड जोन। आपसे बता रहा है डोमेन बता दो क्या चल रहा है आपका। मैंने बोला कि मेरा जो इंटरनल डोमेन है दैट इज example.com। कुछ डिस्क्रिप्शन देना है, दिस इज फॉर माय इंटरनल बीपीसी। टाइप क्या है उसका, पब्लिक और प्राइवेट। हाँ जी, क्या लेंगे हम यहाँ पे, प्राइवेट होस्टेड जोन। प्राइवेट होस्टेड जोन, ठीक है। प्राइवेट है तो आपसे पूछ रहा है कि कौन से रीजन में आपका बीपीसी है, क्योंकि प्राइवेट होस्टेड जोन मींस बीपीसी लेवल से आपको डिक्लेयर करना है। तो रीजन आपको बताना पड़ेगा, दैट इज एपी साउथ 1। सर्वर्स आपके कहाँ पे हैं, मुंबई रीजन में, ठीक है। अब मुंबई में बोल रहा है 2 बीपीसी हैं, कौन से बीपीसी के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो आप आराम से यहाँ पे देख लो कि आपके सर्वर्स कौन से बीपीसी में चल रहे हैं, जिसका आईडी है FD BF, ठीक है। सिंपल क्या किया हमने यहाँ पे, क्रिएट होस्टेड जोन। मैंने आपको सिंपल बताया था कि फर्स्ट टाइम जब भी आप होस्टेड जोन बनाओगे तो 2 रिकॉर्ड हमारे बाय डिफॉल्ट वहां पे मिलते हैं। एक हमारा होता है NS रिकॉर्ड और एक हमारा होता है SOA रिकॉर्ड, नेम सर्वर और सर्वर ऑफ अथॉरिटी। अगर आप अपने डोमेन पे जाके देखोगे तो आपको बता रहा है कि NS रिकॉर्ड मतलब नेम सर्वर्स, 4 नेम सर्वर आपको AWS ने अवेलेबल करा के दिए हैं, और एक आपका SOA रिकॉर्ड यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अवेलेबल है। इन रिकॉर्ड्स को हम कभी भी डिलीट नहीं करते और आप कर भी नहीं सकते हैं। अगर आप डिलीट करने जाओगे तो आपको एरर दे देगा। 2 रिकॉर्ड आपके हमेशा एग्जिस्ट करेंगे यहाँ पे, टाइप उनका एक का NS है, एक का SOA है। आपको अपना नया रिकॉर्ड बनाना है, क्या करना पड़ेगा, क्रिएट रिकॉर्ड। सबसे पहले आपसे बोल रहा है कि किस नाम से आप चाहते, देखो example.com तो अपने आप से सबके पीछे लगेगा, आपको लगाना है ओनली प्रीफिक्स। मैंने बोला कि मेरा सबसे पहले एक है सर्वर 1। रिकॉर्ड का टाइप बताओ क्या है, क्या टाइप लेंगे हम यहाँ पे रिकॉर्ड का, हाँ जी, क्या लेंगे, ए रिकॉर्ड। अब यहाँ पे वैल्यू में हम प्राइवेट आईपी देंगे सर्वर का या पब्लिक आईपी, प्राइवेट आईपी। प्राइवेट, क्योंकि डीएनएस हमारा प्राइवेट है, इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए ओनली। तो आप क्या करो, सर्वर 1 का मतलब सर्वर 1 आप कौन सा मान के चल रहे हैं, जिसका आईपी है 89। सिंपल क्या करो, IPA, ये आपका आईपी हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जाके आपने आईपी लिख दिया। TTL, टाइम टू लाइव हम इसको बोलते हैं। कोई बताएगा क्या मतलब होता है इसका, तो 5 मिनट तक तो एक्टिव रहेगा, एक्टिव के बाद वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। देखो सर कभी वो उतने टाइम तक मुझे लग रहा है वो कनेक्ट करने की कोशिश करता है, आई थिंक, है ना। बताने की कोशिश ठीक कर रहे हो, थोड़ा गलत बता रहे हो बस। देखो इसका मतलब, हाँ बताओ। से गो है पिंग करने के लिए वो टाइम होता है कि TTL का देखो टाइम तक मतलब, रीचेबल। TTL का मतलब होता है, कभी कभी हम क्या करते हैं डीएनएस से ना किसी एंट्री को हम डिलीट कर देते हैं। जैसे अभी हम इस रिकॉर्ड को क्रिएट कर देंगे, अब सपोज करो गलती से मेरे से ये वाला रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ये रिकॉर्ड। तो डीएनएस क्या करता है, जितना TTL वैल्यू आप किसी रिकॉर्ड के अगेंस्ट में क्रिएट करते हैं ना, उतने समय तक, उस टाइम को कंप्लीट होने तक उस रिकॉर्ड को अपनी मेमोरी में रखता है।
क्योंकि यूजर तो कॉन्टिन्यूसली server1.example.com ट्राई करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 मिनट TTL ले लिया, इवन आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर दोगे ना, फिर भी डीएनएस आपके इन क्वेरीज को 1 मिनट तक रिजॉल्व कराता रहेगा। इसका मतलब ये होता है टाइम टू लाइव, मतलब कितनी देर तक इसको लाइव रखना है आफ्टर द डिलीशन ऑफ द रिकॉर्ड। क्लियर है? हाँ जी। जी सर। वन गो आप चाहे तो मल्टीपल रिकॉर्ड बना सकते हैं, जैसे एक रिकॉर्ड आपका वन ये हो गया, सेम ऑर्डर में रिकॉर्ड दूसरा भी बना सकते हैं। अब देखो मैं आपको ना क्या कहना चाह रहा था, जैसे आप अगर ऐसा चाहते हैं ना कि मेरे को इसी आईपी के लिए, ऐसा करते हैं इसको मैनुअल क्रिएट करेंगे बाद में, अभी मैं सिंगल रिकॉर्ड एक क्रिएट कर रहा हूँ सिंपल राउटिंग पॉलिसी के साथ। 6 राउटिंग पॉलिसी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, जियो लोकेशन, लेटेंसी, फेल ओवर, मल्टी वैल्यू आंसर, वेटेज। तो मैंने आपको हमेशा बताया था बैकएंड में सिंगल आईपी, सिंगल सर्वर, सिंगल लोड बैलेंसर, सिंगल बकेट, इन सब के लिए ऑलवेज राउटिंग पॉलिसी हम क्या लेते हैं? सिंपल। व्हेन यू हैव द मल्टीपल डेस्टिनेशन, उनके लिए ये 5 पॉलिसीज आपके हैं। तो हमारे पास अभी सिंगल आईपी का ट्रैफिक है, तो वी विल टेक द सिंपल राउटिंग पॉलिसी। ठीक है, रिकॉर्ड मैंने क्या कर दिया? क्रिएट। सर एक क्वेरी थी हाँ मेरी जी। यहाँ पर। हम्म एक्चुअली मैंने अपने एक क्लाइंट का देखा है, तो उसने क्या कर रखा है, जो ए रिकॉर्ड बना रखा है ना, हम्म तो वो @ के नाम से बना रखा है। बना सकते जैसे हैं। जैसे हमने example.com दिया, ऐसे @ बनाया पहले, और हाँ, फिर आगे कैनोनिकल नेम दे रखा है उसमें। @ का मतलब है कुछ भी हो, फॉर ऑल प्रीफिक्स, उसका मतलब ये है। @ का मतलब, हाँ, सर वो मैं समझ नहीं पा रहा उसका ना, रिकॉर्ड कैसे बना रखा है। उसने ऐसे कर रखा है जैसे मेन जो ए रिकॉर्ड है उसको तो @ के साथ डिफाइन कर मैं रखा है। एक वीडियो भेज दूंगा आपको डीएनएस का, ठीक है? जी लिनक्स में ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि @ का मतलब क्या होता है, एस्ट्रिक का मतलब क्या होता है, ठीक है? ये सिंबल्स होते हैं। तो आप क्या करना, एक सर का वीडियो मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल का, ठीक है? गूगल ड्राइव का सर लिंक वो आप ग्रुप, भेज देना सर प्लीज। ठीक है? क्रिएट रिकॉर्ड हमने किया, एक ए रिकॉर्ड हमने बनाया है server1.example.com, टाइप उसका ए है, पॉलिसी सिंपल है, ये उसका है आईपी। ठीक है, अब देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, सिंपल राउटिंग पॉलिसी में देखो प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे आपने फिर से यहाँ पे server1 लिया, ठीक है, और आईपी सपोज करो आपने दे दिया ये, आईपी सेम लिया आपने, कौन सा आईपी था? दूसरे सर्वर का आईपी क्या है? ग्रेप 214। ठीक है, रिकॉर्ड आप क्रिएट करो, तो आपको ना देखो एरर दे रहा है ये, जो मैं आपको बता रहा था ना, सिंपल राउटिंग पॉलिसी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं बना सकते हम। मतलब server1.example.com ऑलरेडी हमने बना रखा है दूसरे आईपी के लिए। अगर ये रिकॉर्ड हमने बनाना है ना ऐसा ही, तो हमें यहाँ से राउटिंग पॉलिसी का टाइप जो लेना पड़ेगा ना, वो मल्टी वैल्यू आंसर लेना पड़ेगा। अब ये रिकॉर्ड आराम से क्रिएट हो जाएगा। देखो एक रिकॉर्ड का कोई भी आप नाम दे दो यहाँ पे, जैसे आपने दे दिया 100, ठीक है? क्रिएट रिकॉर्ड। क्या बोल रहा है? सर एक बार न्यूमेरिक वैल्यू देना, एक दो ऐसे करके।
AWS में इतने सारे चेंजेस होते हैं ना कि अपडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। US बेस्ट लोड बैलेंसर, यही लिख के देखें। अरे यार कोई साइट का नाम देना होगा बस, ये कोई समरी टाइप है ना। ऐसा देखते हैं, इस पे लिख देते हैं हम मुंबई एक्टिव साइट। इनवैलिड रीसेट विद DNS नेम सर्वर 1.example टाइप ए set identify Mumbai active set cannot be created because a non multi-value answer is with the same name and type. ओके, ये पता है क्या बोल रहा है? आपने जो ये रिकॉर्ड बनाया है ना, एरर वो उसका नहीं था कुछ। हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले का जो ये पॉलिसी टाइप है ना, ये मल्टी वैल्यू आंसर करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप पहले लिख दो मुंबई, क्योंकि जो रिकॉर्ड है ना वो सिंपल के अगेंस्ट में पड़ा हुआ है पहले से। ये सेव हो गया, ठीक है। अब देखो अगला रिकॉर्ड आप बनाओगे ना, ये बोल रहा है कि आपने सिंपल के अगेंस्ट में ये डाला हुआ था, अब ये मल्टी वैल्यू आंसर हो गया ना। अब आप नया रिकॉर्ड सर्वर 1 ही आप यहाँ पे ले लो भली, ठीक है, बट यहाँ पे IP आप ले लो कौन सा, 214 वाला। दोनों जो रिकॉर्ड हम बना रहे हैं ना, सर्वर 1 और वो वाले, उनका पॉलिसी टाइप सेम होना चाहिए। एरर बस वो उसका था, ना कि हम जो टाइप कर रहे हैं ना एरर उसका है। यहाँ पॉलिसी लो क्या, मल्टी वैल्यू आंसर, और यहाँ पे टाइप अगेन, जैसे मुंबई का वो एक्टिव किया था ना हमने, इसको कर देते हैं मुंबई। ये बस कमेंट है साइट को पहचानने के लिए, और कुछ नहीं है। मुंबई स्टैंड बाई साइट। अब ये आराम से रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना सबको? यस सर। ठीक है। वो गलती हम कुछ सर नहीं कर रहे थे, पहले जो सर सिंपल, एक मिनट ये सुनो मेरी पहले। हाँ जी यहाँ पे लिखा हुआ था सर्वर 1.example में सिंपल राउटिंग पॉलिसी, तो वो ये कह रहा है कि आपने इस वाले रिकॉर्ड का जो पॉलिसी है ना सिंपल ले रखा है, पहले उसको मल्टी वैल्यू आंसर करो। मतलब इन दोनों रिकॉर्ड का जब डुप्लीकेट हम बना रहे हैं ना, पॉलिसी टाइप सेम होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, हाँ जी। सर ये मल्टी वैल्यू आंसर तो हम वहाँ पे यूज कर सकते हैं ना, जैसे हमारा 2 सर्वर पे एक ही वेबसाइट चल रही है। मतलब 2 डिफरेंट IPs पे सिंगल URL जब हमें एक्सेस करना है तब मल्टी वैल्यू आंसर काम करता है। समझ में आ गया? ओके ओके, ये हमारी वेबसाइट भी तो हो सकती है ना सर, हाँ, वेबसाइट हो सकती है आपकी। 2 अलग अलग सर्वर पे। हाँ राइट, ठीक है। ठीक है तो इन रिकॉर्ड्स को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ना एक आपको रिकॉर्डिंग इसका ऑलरेडी मैं दूंगा, ठीक है, जिसमें राउटिंग पॉलिसीज मैंने पढ़ा रखे हैं। अभी हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, ठीक है। फिर से मैंने क्या किया, server1.example.com से एक रिकॉर्ड बनाया और IP मैंने लिख दिया पहले 89 वाला, ठीक है। तो ये सर्वर मेरा क्या है, सर्वर 1, और TTL वैल्यू 1 मिनट ले लिया, पॉलिसी मैंने सिंपल लिया, ठीक है। तो आप समझ जाना कि अगर आपने सिंपल डिफाइन कर दिया तो इस वाले रिकॉर्ड के लिए आप मल्टी वैल्यू आंसर लेने जाओगे तो एरर आपको मिलेगा। पहले इस रिकॉर्ड का राउटिंग पॉलिसी टाइप भी मल्टी वैल्यू आंसर होना चाहिए, जो एरर हमें आ रहा था जिस वजह से, ठीक है। क्रिएट रिकॉर्ड। तो अभी हमने सिंपल क्या किया, एक रिकॉर्ड बना दिया फॉर दिस IP। अब देखो इसका फायदा ये होगा, इस BPC में रखे किसी भी सर्वर से
इट्स नॉट अबाउट द 89। इवन आप 214 पे जाके भी आपने अगर यहां से किया ना server1.example.com, और एक चीज और आप देख लो, इस वाले सर्वर पे कोई भी ETC होस्ट में हमने एंट्री नहीं कर रखी है, फिर भी आप क्या कर सकते हैं, यहां से पिंग server1.example, हाँ जी .com। समझ में आ गया? हाँ भाई, जी सर आ क्यों गया। ये क्यों हो रहा है? देखो, लेट सपोज आपने क्या किया, 89 वाले सर्वर में ना एक वेबसाइट आपने चला दिया, echo this is to test internal DNS, ठीक है, where www html index.html, ठीक है, systemctl start httpd। देखो आराम से बैठ के यहाँ पे server1.example.com करो, मतलब इंटरनल वेबसाइट का URL आपका ये हो गया और वेबसाइट आपका आराम से क्या हो रहा है। अब ये सोचो कि क्या हमने ये कहीं पे डिफाइन किया है? हाँ जी, डीएनएस में किया है बस। यस DNS में नहीं, लोकल सर्वर में कहीं नहीं किया हमने। हाँ सर, लोकल पे नहीं किया। एक पॉसिबिलिटी क्या थी कि मैं इस रिकॉर्ड को यहां से डिलीट कर देता, है ना? समझ में आया ना इम्पैक्ट क्या होता है इसका? अगर मैं रिकॉर्ड को डिलीट कर दूं तो इम्पैक्ट क्या होगा? ये नहीं चलेगा। सर होस्ट नेम में एंट्री करनी पड़ेगी। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, ETC होस्ट में एंट्री करनी पड़ेगी। जी। लेकिन हम वो करना नहीं चाहते, हम ये काम DNS के थ्रू करना चाहते हैं, क्योंकि फ्यूचर में जाने कितने सर्वर्स का एक्सपेंशन होगा, तो उसमें बार बार ETC होस्ट से हम प्ले करेंगे, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होगा, काम थोड़ा टफ हो जाएगा, वो मैनुअल टास्क हो जाएगा। हमने सेंट्रलाइज कर दिया इस चीज को। और इस सेम कर्ल रिक्वेस्ट को आप चाहें तो देखो, ये जो 214 वाला सर्वर है, आप यहां से भी आराम से क्या कर सकते हैं, आप अपने वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। कभी कभी एक चीज याद रखना, जैसे आपको बता देता हूँ, ये प्रोडक्शन में जब काम करते हैं ना तो प्रॉब्लम आती है। कभी भी हम नया होस्टेड जोन डिक्लेयर करते हैं ना, चाहे प्राइवेट करो चाहे पब्लिक करो, तो इसको फुली फंक्शनल होने में अप टू 24 आवर्स लग जाते हैं फर्स्ट टाइम। ये चीज आपको याद रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे कि अभी हमें एरर नहीं आया, कोई कोई नया रिकॉर्ड हम यहाँ बनाते हैं ना, तो DNS फर्स्ट टाइम सिंकअप होने में 24 घंटे भी लग जाते हैं, फर्स्ट टाइम ओनली। उसके बाद तो तुरंत आपका रिफ्लेक्ट होता है, लेकिन फर्स्ट टाइम जब सिंकअप होता है ना, दिस मे टेक अप टू 24 आवर्स। तो आप कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे कर्ल करते जाओगे और आपको लगेगा यार एंट्री कर रखा है फिर भी DNS काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा नहीं समझना है। वेट फॉर द कपल ऑफ आवर्स, वो आराम से आपका क्या होगा, काम करेगा। ठीक है, चलो सेम एक रिकॉर्ड और आपको बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, जैसे server2 का टेस्टिंग आपको करना है, server2.example.com। अब एक चीज याद रखना कि अगर मैं अपने ब्राउजर से यहां से server1.example.com ट्राई करता हूं ना, तो वो ये नहीं चलेगा मेरा। क्यों? क्योंकि ये हो गया इंटरनेट का कम्युनिकेशन, और रिकॉर्ड जो हमने बना रखा है होस्टेड जोन मेरा जो है ना, दिस इज ओनली फॉर विद इन द BPC। प्राइवेट है ना सर, हाँ पब्लिक होता तो चल जाएगा। राइट, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे server2, और रिकॉर्ड का टाइप तो ए रिकॉर्ड ही रहेगा क्योंकि एलियास हम बना रहे हैं, ठीक है। 214 का IP ग्रेप, ये IP हो गया, और आराम से मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट, TTL आप कितना भी ले लें इनिशियली, ठीक है, क्रिएट। तो दो रिकॉर्ड मैंने बनाए बाय यूजिंग द सिंपल राउटिंग पॉलिसी, लेकिन दोनों का जो एलियास नेम है वो अलग है। अगर मैं यहाँ पे server1 लेता तो अगेन आपको एरर आता, सिंपल पॉलिसी में डुप्लीकेट रिकॉर्ड नहीं हो सकता, उसके लिए हमें राउटिंग पॉलिसी का टाइप लेना होता है मल्टी वैल्यू आंसर। ठीक है, नाउ server2 से देखो आप आराम से यहां से बैठ के, ये मेरा 89 दूसरा सर्वर है, ट्राई फॉर द server2.example.com। आराम से server2 भी क्या हो रहा है आपका, पिंग हो रहा है। ठीक है, कोई वेबसाइट अगर आप server2 पे भी चलाना चाहते हैं, या यहाँ से SSH करके आप देख लो एक बार server2.example.com, तो आराम से क्या कर पा रहे हैं आप, लॉग इन कर पा रहे हैं।
लॉगिन इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि की बेस्ड ऑथेंटिकेशन हमारा इनेबल है, ठीक है। इट्स थ्रोइंग द एरर परमिशन डिनाइड। तो इस प्रैक्टिकल में सिंपल हमने क्या देखा है, हाउ टू क्रिएट प्राइवेट होस्टेड जोन, ठीक है, हाउ टू इनेबल कस्टम DNS बेस्ड कम्युनिकेशन और ट्राई टू लॉग इन सर्वर्स बाय यूजिंग कस्टम DNS नेम। ये 3 चीजें हमने यहाँ पे करी हैं अभी, ठीक है। तो ऐसे ही आप चाहते हैं ना कि आप, जैसे कभी कभी हमारी एक रिक्वायरमेंट आती है, मुंबई में ही हमारे पास 3 BPC हैं, लेकिन तीनों BPC में हम example.com ही रन करना चाहते हैं, तो ये भी आप कर सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। पूरे नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क आपके चल रहे हैं, ऑल नेटवर्क्स कैन बी द पार्ट ऑफ सेम इंटरनल डोमेन। इवन वर्जीनिया में भी हमें करना बस ये होता है, जैसे आपको अगर दूसरा जोन बनाना है तो यहाँ पे जाओ और सेम आपको क्या करना है, डोमेन example.com ही रहेगा, BPC का इंफॉर्मेशन आपका यहाँ पे आपको लिख देना है बस, कि इस BPC के लिए भी मेरा सेम डोमेन मेरे को यहाँ क्रिएट करना है। ये चीज आपको याद रखनी है, और इसकी जरूरत हमें पड़ेगी मल्टीपल BPCs में। वी कैन टेक द सेम यूनिक डोमेन, ठीक है। जो example.com है वो सब जगह हम यही ले सकते हैं। इस लैब को हम यहीं स्टॉप कर लेते हैं, ठीक है।